आज हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक लिंग सहलग्न वंशागति यानी कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, और दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स यानी कि क्रोमोसोमीय गुणसूत्रीय विकार। लिंग सहलग्न वंशागति सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस नाम से पता चल रहा है कि वे लक्षण जिनकी उपस्थिति जो लिंग गुणसूत्रों पर यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होते हैं, लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। और ऐसी जीन्स जो लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होती है, सेक्स क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होती है, लिंग सहलग्न जीन्स कहलाती है। और इन लक्षणों की वंशागति को हम लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। तो सभी जीवों में सामान्यतः दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक ऑटोसोम्स जिन पर सामान्य लक्षण उपस्थित होते हैं, और दूसरे लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम जो मनुष्य में और अन्य जीवों में लिंग का निर्धारण करते हैं। सेक्स क्रोमोसोम यानी कि लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। तो वे लक्षण जो लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं, और ऐसी जीन लिंग सहलग्न जीन्स कहलाती हैं, जबकि उनकी वंशागति, उन लक्षणों की वंशागति को हम लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। और सामान्यतः जो जीन्स होती हैं वो एक्स क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होती हैं। जो लिंग सहलग्न जीन्स हैं वो मुख्यतः एक्स क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होती हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं लिंग सहलग्न वंशागति के, वो हीमोफीलिया तथा कलर ब्लाइंडनेस है, यानी कि वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया इसके उदाहरण हैं। इसके बाद हमें जो पढ़ना है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, और ये जो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस है, इनको हम जो गुणसूत्रीय विकार हैं उनके अंतर्गत पढ़ लेंगे। तो आपसे वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि लिंग सहलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो लिंग सहलग्न लक्षणों का वर्णन कीजिए या उदाहरण दीजिए। और लिंग सहलग्न लक्षणों की वंशागति में आपको हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस के एग्जाम्पल देने हैं। वो आपसे स्पेशली ये भी पूछ सकता है कि लिंग सहलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, और हीमोफीलिया के बारे में बताइए, और हीमोफीलिया का जो बच्चों में जाने का जो क्रम है या जो बच्चों में किस प्रकार से जाती है उसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है मनुष्य में आनुवांशिक विकार। मनुष्य में आनुवंशिक विकार यानी कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स वे विकार जो मनुष्य में ऑटोसोम्स अथवा लिंग गुणसूत्रों में एक अथवा अधिक असामान्यता के कारण होते हैं, हम उन्हें आनुवांशिक विकार कहते हैं। तो वे विकार जो मनुष्य में ऑटोसोम अथवा लिंग गुणसूत्रों में एक अथवा अधिक असामान्यता के कारण होते हैं, हम उन्हें आनुवांशिक विकार कहते हैं। और आनुवांशिक विकार दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मेंडलीय विकार यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, और दूसरे होते हैं गुणसूत्रीय विकार। वो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आनुवांशिक विकार से आप क्या समझते हैं, और मेंडेलियन विकार और गुणसूत्रीय विकार में अंतर लिखिए। तो कम से कम आपको दो लक्षण
उसके बारे में पता होने चाहिए और उसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। अब जो मेंडेलियन विकार हैं वो मुख्यतः, तो ये विकार मुख्यतः एक जीन यानी कि एकल जीन के उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। यानी कि इनका जो कॉज है, इनका जो कारण है, ये विकार किस कारण से होते हैं? ये विकार मुख्यतः एक जीन के उत्परिवर्तन के कारण होते हैं, अर्थात एक जीन में उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। जबकि जो ये वाले क्रोमोसोमी विकार हैं, ये एक अथवा अधिक गुणसूत्रों, और ये गुणसूत्र ऑटोसोम भी हो सकते हैं और लिंग गुणसूत्र भी हो सकते हैं। की कमी अथवा अधिकता अथवा असामान्य व्यवस्था के कारण होते हैं। तो ये जो विकार है, गुणसूत्रीय विकार, इनमें एक या एक से अधिक गुणसूत्र, जो ऑटोसोम भी हो सकता है, लिंग गुणसूत्र भी हो सकता है, उसकी या तो कमी होगी या अधिकता हो सकती है या उनकी असामान्य व्यवस्था हो सकती है, इसके कारण होते हैं। तो ये जो मेंडेलियन विकार है ये मुख्यतः एक जीन के उत्परिवर्तन के कारण होते हैं, अर्थात इनमें एक जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है। इसमें एक या एक से अधिक गुणसूत्र, जो ऑटोसोम भी हो सकता है, लिंग गुणसूत्र भी हो सकता है, उसकी कमी होगी या अधिकता होगी या असामान्य व्यवस्था होती है। इसके बाद जो दूसरा है, इनका जो अध्ययन है, इनका अध्ययन वंशावली विश्लेषण यानी कि पेडिग्री एनालिसिस से होता है। द्वारा होता है, और इनका जो अध्ययन होता है कैरियोटाइप से होता है, कैरियोटाइप द्वारा होता है। अब दोनों ही वर्ड का मतलब हमें बताना चाहिए। पेडिग्री एनालिसिस यानी कि वंशावली विश्लेषण क्या होता है और कैरियोटाइप क्या होता है। कभी कभी एक नंबर में पूछ लेते हैं पेडिग्री एनालिसिस या वंशावली विश्लेषण क्या होता है और कैरियोटाइप क्या होता है। तो वंशावली विश्लेषण का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा जनरेशन्स यानी कि पीढ़ियों को अगर हम अध्ययन करते हैं और किसी जाति विशेष में, फॉर एग्जाम्पल मनुष्य में, किसी विशेष रोग की वंशागति का अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन करते समय हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं, अर्थात विभिन्न जनरेशन्स के अंदर उस रोग की, उस लक्षण की वंशागति को हम एक चार्ट की सहायता से या एक ट्री की सहायता से, एक चित्र के माध्यम से कई जनरेशन्स तक अध्ययन करते हैं, तब हम इसको बोलते हैं वंशावली विश्लेषण यानी कि पेडिग्री एनालिसिस। जबकि कैरियोटाइप का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के गुणसूत्रों के साइज, शेप और नंबर के आधार पर उनका जो व्यवस्थित प्रोफाइल होता है, उनकी व्यवस्थित जो अनुक्रम होता है, उनका जो व्यवस्थित क्रम होता है, उसको हम कैरियोटाइप बोलते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति के जो गुणसूत्र होते हैं, मेटाफेज स्टेज से जो गुणसूत्र होते हैं, उनको लेते हैं हम, और उनके शेप, साइज और जो नंबर होता है, उनका आकार और उनकी जो नंबर होता है, संख्या होती है, उसके आधार पर उनको व्यवस्थित क्रम में लगाने पर जो प्रोफाइल बनता है, जो लगाने पर क्रम बनता है, उसको हम कैरियोटाइप बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल
कलर ब्लाइंडनेस है यानी कि वर्णांधता है, और हीमोफीलिया आदि है। इसके जो एग्जाम्पल है वो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम आदि हैं। अब हम इनको सभी को डिटेल में पढ़ेंगे, कलर ब्लाइंडनेस को, हीमोफीलिया को, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम आदि को हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो आनुवांशिक विकार क्या होते हैं एक बार फिर से समझते हैं कि वे विकार जो गुणसूत्रों पर यानी कि ऑटोसोम अथवा लिंग गुणसूत्रों में एक अथवा एक से अधिक असामान्यता के कारण होते हैं, आनुवांशिक विकार कहलाते हैं। आनुवांशिक विकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मेंडेलियन विकार और गुणसूत्रीय विकार। ये विकार मुख्यतः एक जीन के उत्परिवर्तन के कारण होते हैं, जबकि ये विकार एक अथवा अधिक गुणसूत्रों यानी कि चाहे वो ऑटोसोम हो चाहे वो लिंग गुणसूत्र हो, उनकी कमी, अधिकता अथवा असामान्य व्यवस्था के कारण होते हैं। इनका अध्ययन वंशावली विश्लेषण यानी कि पेडिग्री एनालिसिस द्वारा किया जाता है, और ये विकार मेंडल के नियमों का पालन करते हैं। इनका अध्ययन कैरियोटाइप द्वारा किया जाता है। वंशावली विश्लेषण किसी विशेष लक्षण की मनुष्य अथवा किसी प्रजाति में अनेक पीढ़ियों तक उसका अध्ययन करना, एक फैमिली ट्री के रूप में, एक ग्राफ के रूप में, एक चार्ट के रूप में जो अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस यानी कि वंशावली विश्लेषण कहते हैं। और जो कैरियोटाइप होता है इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति के, किसी जीव के जो गुणसूत्र होते हैं उनकी शेप, साइज और संख्या के आधार पर व्यवस्थित जो उसका प्रोफाइल होता है, उसका जो क्रम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया है। इसके एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम आदि है। अब हम इन विकारों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक एक्स लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स के द्वारा होता है, यानी कि ये जो रोग होता है वो एक्स लिंग गुणसूत्रीय होता है, अर्थात एक्स लिंग्ड संलग्न होता है, और ये अप्रभावी होता है अर्थात रिसेसिव होती है इसकी जीन, और ये घातक भी होता है अर्थात लीथल होता है। तो इसमें हमें तीन बातें याद रखनी है कि ये क्या होता है, इसकी जो जीन्स होती है वो एक्स क्रोमोसोम पर होती है, यानी कि एक्स लिंक्ड होता है, यानी कि एक्स सहलग्न, प्लस ये अप्रभावी होता है, और प्लस ये घातक होता है अर्थात लीथल होता है। जो हीमोफीलिया है इसको ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं। ब्लीडर्स रोग बोलते हैं। इस रोग को ब्लीडर्स रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि सामान्य व्यक्ति का अगर चोट लगने पर जो ब्लड बाहर बहता है तो वो 2 से 8 मिनट में वहां पर क्लॉट जम जाता है, थक्का जम जाता है, और जिसके कारण जो ब्लड का लॉस हो रहा होता है, जो ब्लड बाहर निकल रहा होता है, वो ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है। लेकिन जो हीमोफिलिक रोगी होते हैं उनमें रक्त का थक्का बनने में आधा घंटे से लेकर 24 घंटे तक का समय लगता है, जिसके कारण उनकी बॉडी से जो ब्लड बह रहा होता है चोट लगने के बाद वो बहुत ज्यादा बह जाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो सकती है। तो हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें जो व्यक्ति का जो ब्लड है
उसकी जो क्लॉटिंग होती है, वो थक्का जो जमता है वो जमने में देर लगाता है, और ये एक एक्स लिंक्ड अप्रभावी और घातक रोग है। इसको सबसे पहले जॉन ऑटो ने देखा था, डिस्कवर्ड किया था, जॉन ऑटो ने डिस्कवर्ड किया था। और इसकी जो जीन्स है वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है, और इसके आधार पर 3 प्रकार के जीनोटाइप पाए जाते हैं मुख्यतः, एक XHX, एक XHXH और एक XHY। जो ये होता है XHX, ये वाहक मादा होती है, माता होती है। वाहक का मतलब क्या है? वाहक का मतलब है कि एक ऐसी फीमेल जिसमें उसके एक एक्स क्रोमोसोम पर किसी डिजीज की जीन होती है, जो हमने इसे XH के रूप में दिखा रखी है एक्स के ऊपर, और वो सामान्य होती है, अर्थात उसमें उस रोग के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो अपनी संतानों में इस रोग के लक्षणों को ट्रांसफर करती है, इस रोग की जीन्स को ट्रांसफर करती है। तो ऐसी फीमेल, ऐसी मादा को वाहक मादा बोलते हैं, यानी कि जिसकी एक एक्स क्रोमोसोम पर किसी डिजीज की जीन होती है और वो सामान्य होती है, उसमें डिजीज के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, और वो अपनी संतानों में उसको ट्रांसफर करती है। इसे, ऐसी फीमेल को हम वाहक मादा बोलते हैं। जब फीमेल की दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पर ये इसकी डिजीज की जीन्स पहुंच जाती है, तब हम इसको रोगी बोलते हैं, रोगी मादा। और मेल में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है, इसलिए जब उसके एक ही एक्स क्रोमोसोम पर डिजीज के जीन्स पहुंच जाती है, वो तुरंत ही रोगी बन जाता है, तो वो रोगी नर होता है। इसीलिए चूंकि ये अधिकांश डिजीज एक्स क्रोमोसोम के माध्यम से जाती हैं, और फीमेल्स में, मादाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम और मेल में यानी कि नर में 1 एक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए ये जो रोग होते हैं ये मुख्यतः नरों में अधिक होते हैं, मादाओं में कम पाए जाते हैं। अंजलि मिश्रा, सर XH क्या है? बेटा XH का मतलब क्या है? एक्स क्रोमोसोम पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम यहां हीमोफीलिया लिख रहे हैं, तो हीमोफीलिया की जो जीन है उसके लिए हमने H लिख दिया। फॉर एग्जांपल अगर ये कलर ब्लाइंड होता तो हम इस पर C लिख देते हैं। और अगर हम इसको और सुविधाजनक करना चाहते हैं तो जिस एक्स क्रोमोसोम पर जीन होती है हम उसको गोल भी बना सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। लेकिन नॉर्मली हम क्या काम करते हैं, उस एक्स के ऊपर उस डिजीज के एक सिंबल के रूप में उसका पहला लेटर लिख देते हैं। यहां पर XC का मतलब कलर ब्लाइंड वाली जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर है, XH का मतलब यहां पर H फॉर हीमोफीलिया की जीन इस एक्स क्रोमोसोम पर है। तो ये 3 कंडीशन होती है। और अगर एक वाहक फीमेल का विवाह एक हीमोफिलिक मेल से होता है, तो वाहक माता और जो रोगी पिता है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे XH, X से इसको रिप्रेजेंट करेंगे XHY, क्योंकि मेल में एक ही X होता है, इसीलिए उसके ऊपर जैसी जीन्स आ जाएगी वो रोगी हो जाएगा। इसके बाद अब जो XH है वो गैमिट्स बनाएंगे, XHX इसके गैमिट्स बनेंगे, इसके गैमिट्स बनेंगे XHY। अब पुनेट स्क्वायर इसका, एक तरफ हमने फीमेल के गैमेट लिखे XHX और दूसरी तरफ लिखे XHY मेल के गैमेट। ये मेल के गैमेट है और ये फीमेल के गैमेट है। फीमेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको क्या आ जाएगी, XH XH हो गया, यहां पर XHX हो गया, यहां पर XHY हो गया और यहां पर XY हो गया। तो जो XH XH है यहां पर,
ये मृत हो जाती है, अर्थात ये हमने भी कहा कि घातक जीन्स है। तो जो XHXH यानी कि होमोजाइगस H वाली कंडीशन जब आती है तो इसकी भ्रूण में ही मृत्यु हो जाती है, इसीलिए ये घातक जीन्स है। और XH जो X है ये वाहक लड़की होगी, ये रोगी लड़का होगा और ये सामान्य लड़का होगा। तो हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें किसी भी व्यक्ति को चोट लगने पर उसका जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, रक्त का थक्का जमना होता है, उसमें डिले होता है, उसमें देरी होती है। जो नॉर्मली 2 से 8 मिनट में ब्लड क्लॉट हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है, इसमें आधा घंटे से लेकर 24 घंटे का समय लगता है। इसलिए अत्यधिक ब्लड लॉस होने के कारण रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। ये एक्स लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होती है, अर्थात ये रोग जो होता है एक्स लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, एक्स लिंग्ड होता है और अप्रभावी होता है, और ये घातक भी होता है। और जो XH होमोजाइगस कंडीशन में वो डेथ करती है। घातक का मतलब होता है, लीथल का मतलब होता है कि जब होमोजाइगस कंडीशन पर आने पर कोई जीन उस रोगी की मृत्यु कर दे, उस व्यक्ति की मृत्यु कर दे जिसके अंदर वो प्रेजेंट है, उसे हम लीथल जीन कहते हैं। इसके बाद जो हीमोफीलिया है उसके टाइप देखें आप। हीमोफीलिया के प्रकार, हीमोफीलिया बेसिकली 3 प्रकार का होता है। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। ब्लड क्लॉटिंग जब होती है, रक्त का थक्का जब बनता है, तो ये रक्त का थक्का जमना एक कैस्केड होता है। कैस्केड का मतलब क्या होता है? जब कोई प्रोसेस बहुत सारी रिएक्शंस के द्वारा होता है और एक रिएक्शन के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरी और तीसरे के बाद चौथी, आगे तक रिएक्शंस होती है, तब हम उसे कैस्केड कहते हैं। तो इसमें अनेक चरण होते हैं, अनेक पद होते हैं, अनेक स्टेप्स होते हैं और उसमें अनेक फैक्टर्स यूज होते हैं। पहले 13 फैक्टर इन्वॉल्व होते थे, पहले 13 फैक्टर भाग लेते थे, अब उसमें से एक फैक्टर हटा दिया गया है और अब 12 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं और कैल्शियम आयन Ca++ हर जगह यूज होता है। तो उसमें जो 12 फैक्टर है, जो हीमोफीलिया 1 है वो कारक 8 के कारण, 8 की कमी के कारण होता है, की कमी के कारण होता है। ये कारक 9 की कमी के कारण होता है और ये कारक 11वें फैक्टर की कमी के कारण, 9वें और 8वें फैक्टर की। तो हीमोफीलिया ए 8वें के कारण, हीमोफीलिया बी 9वें कारक के कारण और हीमोफीलिया सी 11वें फैक्टर की कमी के कारण होता है। इसके बाद अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता। वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। ये भी एक्स लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स के कारण होता है, ये भी अप्रभावी होता है, लेकिन ये हीमोफीलिया की तरह घातक नहीं होता। वो लिंग सहलग्न होता है, एक्स लिंग सहलग्न होता है, प्लस वो अप्रभावी होता है लेकिन घातक भी होता है। लेकिन ये घातक नहीं होता, एक्स सहलग्न होता है प्लस अप्रभावी होता है। इसको सबसे पहले हॉर्नर ने देखा था, हॉर्नर ने इसके बारे में बताया था। और कलर ब्लाइंडनेस का कारण क्या है कि जो मनुष्य की आंखों में रेड और ग्रीन, लाल और हरे
रंग के जो कोन्स होते हैं, कोन्स में कमी के कारण होते हैं। जो हमारी आईज में दो मेन प्रकार की लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं जो प्रकाश में सेंसिटिव होते, प्रकाश को में वो काम करती हैं, वो होती है एक रॉड और दूसरी होती है कोन्स। इनकी शेप के आधार पर इन्हें कोन और रॉड्स कहते हैं। कोन्स कलर विजन के लिए होती हैं, यानी कि रंग जो हम देखते हैं वो कोन्स के कारण देखते हैं, और बाकी जो लाइट के लिए होती है वो रॉड्स होती है। तो इनमें रेड और ग्रीन रंग के कोन्स में समस्या क्रिएट होती है, कमी होती है, जिसके कारण रोगी जो होता है वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, डिस्टिंक्शन नहीं कर पाता। इसके बाद जो कलर ब्लाइंडनेस है उसमें जो होता है, अगर एक वाहक माता का विवाह जो होता है सामान्य पिता से होता है, यानी कि माता इसमें वाहक है और पिता सामान्य है, तब हम इसका जो जीनोटाइप है उसको कैसे लिखेंगे? वाहक का कलर ब्लाइंडनेस है तो XC X, और फादर का लिखेंगे X और Y, क्योंकि पिता सामान्य है इसलिए इसके X पर जीन्स इस डिजीज की नहीं है, इसलिए इसको विदाउट C के लिखते हैं। इसके जो गैमीट्स बनेंगे वो XC X बनेंगे, इसके जो गैमीट्स बनेंगे वो X और Y बनेंगे। अब पुनेट स्क्वायर, एक तरफ फीमेल के गैमेट XC X और दूसरी तरफ मेल के गैमेट XY, ये बनेगा XC X, ये बना XX, ये बना XCY और ये बना XY। जो XC X होता है तो ये क्या बनेगी? वाहक लड़की। ये बनेगा, ये बनेगी सामान्य लड़की, ये बनेगा रोगी लड़का, और ये बनेगा सामान्य लड़का। तो कलर ब्लाइंडनेस वो डिजीज होती है जिसमें लाल और हरे रंग के कोन्स में कमी होती है, जिसके कारण रोगी को लाल और हरे रंग में अंतर नहीं होता है। कोन्स के कमी के कारण यह रोग होता है और यह भी X लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, इसकी जीन्स, और यह अप्रभावी होता है लेकिन यह घातक नहीं होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, अब जो पढ़ेंगे हम, अब जो हमने भी पढ़ा था वो मेंडेलियन विकार थे, जो अब हम पढ़ेंगे वो क्रोमोसोमल विकार पढ़ेंगे। और क्रोमोसोमल विकार हमें 3 पढ़ने हैं: डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। अब इनको पढ़ने से पहले हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए, ये जो यहां पर यूज होगी। एक होगी मोनोसोमी और दूसरी यूज होगी ट्राइसोमी। मोनो माने 1 होता है, 1 होता है, और ट्राई माने 3 होता है। नॉर्मली जो हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स होते हैं, अर्थात उच्च पादप और उच्च जंतु होते हैं, वो द्विगुणित होते हैं।
यानी कि डिप्लॉयड होते हैं। और डिप्लॉयड होने का मतलब क्या होता है कि वहां पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में व्यवस्थित होते हैं। जैसे हमारे में 46 क्रोमोसोम जो है वो 23 पेयर्स में, 23 युग्मों में, 23 जोड़ों में उपस्थित होते हैं। यानी कि एक युग्म में 2 होते हैं, दूसरे युग्म में 2, तीसरे युग्म में 2, चौथे युग्म में 2 एंड सो ऑन आगे तक। तो वहां पर क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो एक एक पेयर में होते हैं, यानी कि हर उसमें 2 कॉपी होती है गुणसूत्रों की। तो जब एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, एक 2 में से 1 कम हो जाता है, तो 2 में से 1 कम होने का मतलब क्या है कि वहां पर 1 रह गया। तो इसलिए 1 रह गया तो वहां उसको हम बोलते हैं मोनोसोमी। लेकिन अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है तो वहां पर 2 की जगह 3 हो जाएंगे अब, और 3 के लिए वर्ड हम ट्राइसोमी लगाते हैं, ट्राई लगाते हैं, इसलिए यहां पर इसको बोलते हैं हम ट्राइसोमी। यानी कि जब एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएगा ट्राइसोमी, जब 1 कम हो जाएगा तो मोनोसोमी। टेट्रासोमी होता है जो, लेकिन यहां पर यूज नहीं होगा नॉर्मली, तो इसलिए हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। फिलहाल हम मोनोसोमी का मतलब एक क्रोमोसोम कम हो रहा है, और ट्राइसोमी का मतलब एक क्रोमोसोम यहां पर बढ़ रहा है। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है जो क्रोमोसोमल विकार है, उसका जो पहला एग्जाम्पल है वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या है, पहले हमें पता होना चाहिए सिंड्रोम क्या है। सिंड्रोम का मतलब होता है जब अनेक लक्षण एक साथ उपस्थित होते हैं, तब हम उसे बोलते हैं सिंड्रोम। तो इन विकारों में रोगी के अनेक लक्षण होते हैं, अनेक उनमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसलिए यहां पर जो वर्ड लगाते हैं वो हम सिंड्रोम लगाते हैं। सिंड्रोम का मतलब अनेक लक्षण एक साथ दिखाई देने। इसके बाद अंजलि जी इसमें केवल 2 ही होते हैं, और फिलहाल जो होते हैं वो 2 ही प्रकार के कोन्स में समस्याएं होती है, बाकी में नहीं होती है। तो डाउन सिंड्रोम जो है उसको लैंगडन डाउन ने सबसे पहले देखा था। जे लैंगडन डाउन ने इसको सबसे पहले देखा था, और ये 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। इसका जो कारण है वो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है, अर्थात 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम्स पर वहां पर 2 की जगह 3 क्रोमोसोम्स होते हैं। और रोगी में जो कुल गुणसूत्र होते हैं 46 नहीं होते, 46 + 1 = 47 होते हैं। और 47 क्यों होते हैं? क्योंकि जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र है जहां पर नॉर्मली 2 होते हैं, उस 2 की जगह एक और एक्स्ट्रा होता है, इसलिए 3 हो जाते हैं। और 3 होने के कारण वहां पर अब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, इसलिए व्यक्ति में जो कुल गुणसूत्र होते हैं वो 46 + 1 = 47 होते हैं, ना कि 46 होते हैं। अब इस सिंड्रोम में जो चेहरा होता है वो मंगोलों की तरह होता है, इसलिए इसको मंगोलियन इडियोसी भी बोलते हैं या मंगोलिज्म भी बोलते हैं। और इस रोग के जो लक्षण हैं वो क्या है कि जीभ मोटी होती है इनकी। इनकी जीभ मोटी होती है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण क्या है कि इनकी आंखें तिरछी होती हैं। आंखें तिरछी होती हैं। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क
अल्प विकसित होता है, यानी कि पुअरली डेवलप्ड होता है, कम विकसित होता है ब्रेन। इसके अलावा कद छोटा होता है, कद इनका छोटा होता है, और इनमें जो हाथ होते हैं, हाथों में एक मोटी लकीर होती है। तो जो डाउन सिंड्रोम है उसको सबसे पहले जे लैंगडन डाउन ने बताया था, इसीलिए इनके नाम पर इसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। इसका कारण क्या है कि इसमें 21वीं जोड़ी गुणसूत्र पर ट्राइसोमी होती है। तो इसके कारण यहां पर जहां पर 2 गुणसूत्र होते हैं 21वीं जोड़ी पर, उसमें 2 की जगह 3 हो जाते हैं, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। इसलिए रोगी में 46 गुणसूत्रों के स्थान पर एक एक्स्ट्रा जो 21वें जोड़ी गुणसूत्र पर था मिलकर 47 हो जाते हैं। ये जो होते हैं मंगोलों की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इसको मंगोलियन इडियोसी भी बोलते हैं, मंगोलिज्म भी बोलते हैं। और इसके प्रमुख लक्षण क्या है कि इनकी जीभ मोटी होती है, आंखें इनमें तिरछी होती हैं, ब्रेन मस्तिष्क इनमें अल्प विकसित होता है, कद इनका छोटा होता है, हाथों में मोटी लकीर होती है, और जो इनकी आयु होती है वो 12 से 14 वर्ष होती है। ये इतने वर्षों तक ही जी पाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंड्रोम है वो है हमारा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है। नॉर्मल जो गर्ल होती है उसका जीनोटाइप 44+XX होता है और मेल का 44+XY होता है, यानी कि 44 ऑटोसोम, और लड़की में एक एक्स क्रोमोसोम प्लस एक एक्स क्रोमोसोम यानी कि 2 एक्स क्रोमोसोम, जबकि लड़के में 44 ऑटोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम प्लस एक वाई क्रोमोसोम। लेकिन यहां पर एक एक्स क्रोमोसोम कम होने के कारण इसका जो जीनोटाइप होता है वो 44+X होता है, और 46 के स्थान पर 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि टर्नर सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं, टर्नर सिंड्रोम क्यों होता है और टर्नर सिंड्रोम के लक्षण क्या है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में क्या अंतर होता है, डाउन सिंड्रोम क्यों होता है और टर्नर सिंड्रोम क्यों होता है। वो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, लेकिन अगर आपको उसके बेसिक पता है कि ये टर्नर सिंड्रोम क्यों हो रहा है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्यों हो रहा है, तो आप उसके किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो टर्नर सिंड्रोम एक्स क्रोमोसोम की कमी के कारण होता है, और जो जीनोटाइप होता है वो 44+X होता है। 46 के स्थान पर 45 गुणसूत्र होते हैं, जो नॉर्मल से एक कम होता है। इसके बाद जो टर्नर सिंड्रोम है उनका शरीर अल्प विकसित होता है। इनके जो लक्षण है, पहला शरीर अल्प विकसित होता है। अब चूंकि इनमें एक एक्स क्रोमोसोम है और वाई क्रोमोसोम नहीं है, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि जो ह्यूमंस है, मनुष्य है, उनमें लिंग का निर्धारण, सेक्स का डिटर्मिनेशन वाई क्रोमोसोम्स की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के कारण होता है या उस पर निर्भर करता है। तो चूंकि इसमें वाई क्रोमोसोम नहीं होते हैं इसलिए ये मेल नहीं बनते हैं। लेकिन चूंकि एक नॉर्मल फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं इसलिए ये नॉर्मल या सामान्य फीमेल भी नहीं बनते हैं। तो इनका शरीर अल्प विकसित होता है
और ये स्त्री के समान होते हैं। चूंकि इसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है तो इनकी बॉडी इस एक्स क्रोमोसोम के कारण फीमेल जैसी बनती तो है, लेकिन उनमें सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं होंगे, लैंगिक जनन अंग विकसित नहीं होंगे, क्योंकि दो एक्स क्रोमोसोम एक सामान्य स्त्री में होते हैं। तो वो जो दो एक्स क्रोमोसोम की जगह इसमें एक एक्स क्रोमोसोम है, इसके कारण यहां पर स्त्री तो बनेगी, लेकिन स्त्री के समान इनमें लैंगिक जनन अंगों का विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा। समुचित व्यवस्था, समुचित जो उसकी डेवलपमेंट है, विकास, वो नहीं होगा। तो स्त्री के समान होंगे, लेकिन कैसे होंगे? बद्ध होंगे, यानी कि स्टेराइल होंगे। स्टेराइल और फर्टाइल दो अपोजिट वर्ड है। स्टेराइल और फर्टाइल से मतलब क्या है कि वे ऑर्गेनिज्म जिनमें जनन करके संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है उन्हें हम फर्टाइल कहते हैं, और जिनमें जनन करने की क्षमता नहीं होती है और जिनमें जनन करने की क्षमता नहीं होती, संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, हम उन्हें बंध है यानी कि स्टेराइल बोलते हैं। तो फर्टाइल और स्टेराइल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जिनमें जनन करके संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है वो फर्टाइल होते हैं, और जिनमें जनन करके संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती उन्हें हम स्टेराइल कहते हैं। तो ये स्टेराइल होते हैं और इनमें जनन अंग विकसित नहीं होते। अब ये स्टेराइल क्यों है? कि इनमें जनन अंगों का समुचित विकास नहीं होता। इनमें समुचित विकास नहीं होता है। मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट नहीं होते। तो ये स्टेराइल होते हैं और इनमें अंडाशय जो होता है, ओवरीज जो होती है, वो अल्प विकसित होती है या रूडिमेंट्री होती है, अर्थात उनका विकास पूर्ण नहीं होता है। इसके बाद जो लास्ट हमें सिंड्रोम पढ़ना है वो है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। ये जो सिंड्रोम है, ये जो जीनोटाइप है इसका 44+XXY होता है, अर्थात इसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है नॉर्मल मेल से। इसीलिए इसमें एक्स और वाई इस कंडीशन के कारण मेल के कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, लेकिन जो ये एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है इसके कारण कुछ फीमेल के कैरेक्टर्स भी डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं, जैसे स्तनों का विकास, और इसको बोलते हैं गाइनोइकोमैस्टिज्म या गाइनोइकोमैस्टिया। तो गाइनो वर्ड जो होता है वो फीमेल के लिए लगाते हैं। गाइनो का मतलब होता है फीमेल, और एंड्रो वर्ड जो लगाते हैं वो लगाते हैं मेल के लिए। तो चूंकि ये होते तो क्या है मेल, क्योंकि इसमें एक एक्स वाई कंडीशन का सेट पूरा है और उसके कारण वो मेल बनते हैं, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है इसके कारण फीमेल के कैरेक्टर भी डेवलप होते हैं। फीमेल कैरेक्टर का डेवलपमेंट का मतलब क्या है? स्तनों का, ब्रेस्ट का विकास होना। और चूंकि फीमेल के लिए गाइनो वर्ड लगाते हैं इसीलिए इसको बोलते हैं गाइनोइकोमैस्टिज्म या गाइनोइकोमैस्टिया। और इस सिंड्रोम में जो व्यक्ति होते हैं वो होते तो नर हैं, लेकिन उनमें फीमेल कैरेक्टर डेवलप है। इनके जो मस्तिष्क है यानी कि ब्रेन है उसका डेवलपमेंट पर्याप्त नहीं हो पाता है, और इनमें बार बॉडी उपस्थित होती है, बार बॉडी उपस्थित। लेकिन बार बॉडी होती क्या है? जो अनेक सेल्स होती है उनमें जो दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल में,
उनमें एक एक्स क्रोमोसोम फुल्ली डेवलप्ड होता है, उसमें यूक्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम होता है उसमें हेट्रोक्रोमैटिन टाइप के ज्यादा क्रोमैटिन होते हैं। यूक्रोमैटिन वो क्रोमैटिन होता है जिस पर लक्षण माता पिता के अधिक उपस्थित होते हैं, यानी कि जेनेटिकली एक्टिव होता है, यानी कि आनुवंशिक रूप से सक्रिय होता है, और हेट्रोक्रोमैटिन जो आनुवंशिक रूप से निष्क्रिय होता है, अक्रिय होता है, वो हेट्रोक्रोमैटिन कहलाता है। क्रोमैटिन क्या होते हैं? केंद्रक के अंदर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलकर धागों लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिन्हें हम क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। यू माने क्या होता है? ट्रू। तो यूक्रोमैटिन जो होते हैं पतले होते हैं, फाइन होते हैं, महीन होते हैं, और वो आनुवंशिक रूप से ज्यादा सक्रिय होते हैं, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन चौड़े होते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और वो आनुवंशिक रूप से अक्रिय अथवा निष्क्रिय होते हैं। तो उसमें एक एक्स क्रोमोसोम में हेट्रोक्रोमैटिन होता है ज्यादा, और इस एक्स क्रोमोसोम को जो हेट्रोक्रोमैटिन वाला है इसको हम बोलते हैं बार बॉडी। और बार बॉडी जो होती है वो सेक्स के डिटर्मिनेशन में भी हेल्प करती है, लिंग निर्धारण में भी हेल्प करती है, क्योंकि अगर जो डेवलप होने वाला बेबी एम्ब्रियो अगर लड़की है तो उस लड़की में बार बॉडी जरूर होगी, क्योंकि बार बॉडी का मतलब क्या है? एक एक्स क्रोमोसोम होता है जो हेट्रोक्रोमैटिन जिसमें ज्यादा होते हैं। तो जो बार बॉडी की संख्या है, बार बॉडी की जो संख्या है वो होती है एक्स गुणसूत्रों की संख्या -1। और मेल में क्योंकि एक x और एक y होता है इसलिए 1 - 1 = 0, बार बॉडी इसमें नहीं होती। फीमेल में 2 x होते हैं इसलिए 2 - 1 = 1 बार बॉडी प्रेजेंट होती है। अब चूंकि इसमें एक x एक y के साथ एक x और प्रेजेंट है, चूंकि 2 x क्रोमोसोम है इसलिए इसमें एक बार बॉडी प्रेजेंट होती है, जो नॉर्मली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें, नॉर्मल मनुष्य में प्रेजेंट नहीं होती, मेल में एब्सेंट होती है, फीमेल में एक होती है। लेकिन चूंकि ये फीमेल जैसे हैं, चूंकि इसमें 2 एक्स क्रोमोसोम है इसलिए इसमें भी बार बॉडी पाई जाती है।